हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पता है कि नीट का पेपर कैंसिल हुआ है, आप सभी लोग बहुत परेशान होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ। अब आगे हमें फिर से री नीट के लिए उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ फिर से तैयारी करनी है। इसके लिए मैं आपका फिजिक्स मेंटर अंगेश शुक्ला और हमारी पूरी टीम इंडक्शन एकेडमी मेड जी आपके साथ जुड़ी रहेगी। ये सीरीज लेके हम लोग आ रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा पीवाईक्यू देखेंगे, जहां पे भी जिस कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी उसको देखेंगे, जिस थ्योरी की जरूरत होगी उसको देखेंगे, ट्रिक्स को देखेंगे, जितनी स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी, कब क्या पढ़ाई करनी चाहिए, वो सारी चीज के लिए मैं और मेरी टीम वीडियो बनाती रहेगी। बस आपको केवल पढ़ाई करना है। क्लियर है क्या? तो जुट जाइए, फिर से जुट जाइए। जिस तरह से आप पहले पढ़ाई कर रहे थे उसी तरीके से फिर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्लियर है क्या? ठीक है। तो हमारी पूरी टीम ये सीरीज लेके आ रही है। फिजिक्स के लिए मैं आपको मिलूंगा, केमिस्ट्री के लिए भी सर मिलेंगे, बायोलॉजी के लिए भी सर मिलेंगे। तो आप सभी लोग जो है जुटे रहिए हमारे चैनल इंडक्शन एकेडमी मेड जी पे। आप सभी लोगों को आपका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या करना चाहिए रीनीट के लिए हम देते रहेंगे। क्लियर है क्या? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम लोग का फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बात करूं तो ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक है। और अगर ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस की बात करूं कि नीट में आता कितना है, तो ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए कि कम से कम 3 क्वेश्चन यहां से हर साल आता ही आता है। अब सोचिए कि इजी भी है और 3 क्वेश्चन भी आता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है। क्लियर है क्या? तो यहां पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी, जहां पे थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि इफ x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर व्हाइल t इज द टाइम इन सेकेंड्स, देन द यूनिट ऑफ b r। अब समझिएगा बात को, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्वेश्चन है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा निकलता है। इस पूरे टॉपिक के लिए मैं एक ही चीज आपसे बोलूंगा, बस एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। क्या? कि फिजिक्स में सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही दोस्ती हो सकती है। इसका मतलब कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही जुड़ सकती हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी ही इक्वेट हो सकती है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन उड़ जाएगा और अभी मैं आपको सारा क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर है क्या? तो चलिए क्या कह रहा है, इक्वेशन क्या दिया है कि x इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर। अब बात ध्यान में रखिएगा, कहां पे हमको ध्यान देना है, कहां पे हमको नजर मारनी है बेटा? हमको नजर मारनी है इक्वल टू पे और प्लस पे। क्लियर है क्या? देखिए इक्वल टू पे जब हमने नजर मारा तो देखा कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में x है, जो कि क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये किलोमीटर में है, किलोमीटर में है। इसका मतलब ये डिस्टेंस है और t क्या है बेटा? टाइम है। ठीक है? तो अगर x डिस्टेंस है, उससे किसको इक्वेट किए हो? AT को इक्वेट किए हो, तो AT भी क्या होना चाहिए? डिस्टेंस ही होना चाहिए। अब AT डिस्टेंस बन गया, AT और BT स्क्वायर में के बीच में क्या है? प्लस का साइन है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी जब सेम होंगी तभी जुड़ सकती हैं। इसका मतलब क्या कहने का है कि AT अगर डिस्टेंस है तो पूरा का पूरा BT स्क्वायर भी क्या बनना पड़ेगा बेटा? BT स्क्वायर को डिस्टेंस ही बनना पड़ेगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी BT स्क्वायर अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का भैया यूनिट क्या हो जाएगा? किलोमीटर।
तो बी के यूनिट की अगर बात करें तो किलोमीटर, और ये टाइम है, नीचे जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अब सोचिए, ये क्वेश्चन AIPMT 1989 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये क्या कह रहा है? इफ C and R represents capacitance and resistance respectively, then the dimension of RC are। देखिए, एक मैं इसके लिए आपको एक बॉक्स बना के दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बॉक्स होगा आपके लिए, बहुत ही फेवरेट एग्जामिनर का ये क्वेश्चन है। वो बॉक्स आप बस ध्यान में रखिएगा। क्या है बॉक्स? देखिएगा ध्यान से। एक बॉक्स बना लीजिए अपने कॉपी में, नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में, जहां पे भी। क्या भाई, क्या भाई, सर ऐसा क्या बताने जा रहे हो? अरे ये रामबाण बताने जा रहा हूं। यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर ये बॉक्स किसी को रटा हुआ है तो उसको फटाक से देखेगा और मार दिया। अगर उसको याद नहीं है, बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन जाएगा ना, 5 मिनट लेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और आपको लगा आसान है, मैं तो निकाल दूंगा, और निकालने में आप चले जाओगे 5 मिनट ले लेगा। ठीक है, चलिए क्या है ये बॉक्स कि RC का जो R इंटू C का जो डायमेंशन होता है वो हमेशा किसका होता है? डायमेंशन टाइम का डायमेंशन होता है। यानी ये किसके बराबर आता है? टाइम के बराबर आता है। L/R, ये याद रखना, L/R भी हमेशा किसके बराबर आता है? टाइम के बराबर आता है। और √LC किसके बराबर आता है? टाइम के बराबर। अब किसी को ये थोड़ी बताना है R क्या है? R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, फिर यहाँ L क्या? इंडक्टेंस है, और L और C, L इंडक्टेंस और C कैपेसिटेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन रिपीटेड कई बार क्वेश्चन है, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो जैसे अगर किसी को याद है, जैसे ही देखा RC, RC क्या होता है भाई? टाइम। टाइम का मतलब कौन सा आंसर चला गया? बी आंसर। अरे क्लियर है क्या भाई? अरे बोलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर। यानी मास में जो परसेंटेज एरर है वो 2% का है, और स्पीड में जो परसेंटेज एरर है वो कितने का है? 3% का है। रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में एरर पूछ रहा है, तो जब भी एरर इस तरीके से पूछेगा तो पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और उसके पहले भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एरर के बारे में, मैं आपको थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करता हूं। देखिएगा ध्यान से, थ्योरी को देखिएगा। अब इसके पीछे की थ्योरी क्या है? देखिए, कभी भी एरर जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आप एरर को, पहली बात नोट पॉइंट में, पहला नोट पॉइंट कि कभी भी एरर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एरर जो है केवल और केवल इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन से, इंस्ट्रूमेंट को बदल के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं है। दूसरा, रैंडम एरर जो होता है उसको हम लोग एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीटेशन करके भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एरर के पीछे का एक छोटा सा लॉजिक है। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए A है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है इस चीज को समझिएगा। A बार प्लस माइनस डेल्टा A बार। इसका कहने का क्या मतलब? ये वैल्यू क्या है? A बार को क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू। डेल्टा A बार को क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसी फॉर्मेट में हमेशा और हमेशा एरर कोई भी बॉडी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम मेजर कर रहे हैं, इसी फॉर्मेट में हमेशा मेजर करके हम लोग रिपोर्ट करते हैं फिजिक्स में। क्लियर है क्या? सबको पता भी होगा शायद, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे एरर ऐड करना है, मान लीजिए कि x है, मान लीजिए
कि x है कोई क्वांटिटी, तो कैसे लिखेंगे, x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। अरे ठीक है क्या? कोई y है, वो क्या है, वो कैसे लिखेंगे, y बार प्लस माइनस डेल्टा y बार। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, मीन वैल्यू ऑफ y प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर इन y। इसके y के मेजरमेंट में जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है। अब बात आएगी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो z बन रही है वो x प्लस वाई करके बन रही है। तो x प्लस वाई अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, x को आप लिखेंगे x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। ठीक है, और y को आप लिखेंगे y बार प्लस माइनस डेल्टा y बार। अब होगा क्या भैया, मीन वैल्यू में मीन वैल्यू जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x बार प्लस वाई बार और प्लस माइनस एरर में एरर जुट जाएगा, डेल्टा x बार प्लस डेल्टा y बार। ये आपका z बन जाएगा। मतलब एडिशन का रूल मैंने बता दिया आपको, किसके लिए, एरर के लिए। अब यहां बच्चे फंस जाते हैं, एडिशन में तो ठीक है बच्चों को पता होता है, सब्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेम मैंने यही ले लिया, x यही है y यही है, और मैंने कहा कि कोई p एक क्वांटिटी है जो x माइनस वाई से मिलके बन रही है, मतलब x में से y को घटाने के बाद कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो zp बन रही है। अब p क्या होगा, अब इसके लिए देखिए, अगर x को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार, और माइनस y कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y बार प्लस माइनस डेल्टा y बार। ठीक है, अब यहां पे बच्चे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा देते हैं भाई, और एरर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो x बार माइनस वाई बार, यहां तक तो ठीक है बेटा, मीन वैल्यू तो माइनस होंगी ही, लेकिन ये जो एरर है ना बेटा, ये कभी माइनस नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स लगा के आप एरर नहीं रिड्यूस कर सकते, आप या तो इंस्ट्रूमेंट चेंज करके अपना एरर कम कर सकते, या तो एक से ज्यादा बार आप उसका ऑब्जर्वेशन लीजिए, उससे आप रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक बात याद रखना, कभी भी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। ठीक है, बस ये रामबाण लाइन है, याद रखना, कभी भी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होती है बस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x बार प्लस डेल्टा y बार। ये ध्यान देना है बस, इस चीज को बड़े आराम से देखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, कि मान लीजिए कि कोई एक मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी p है जो किससे बन रही है, x की पावर a और y की पावर b और z की पावर c से बन रही है। ऐसे कोई एक क्वांटिटी है जो इस तरीके से बन रही है। अगर हमको एरर लिखना है अब, तो कैसे एरर लिखेंगे इसको अब हम लोग समझते हैं। तो एरर लिखना है, हम डायरेक्टली परसेंटेज एरर लिख रहे हैं, तो डेल्टा p बाई p इंटू 100 इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे भाई, ये पावर आगे आ जाती है तो a डेल्टा x बाई x, लास्ट में मैं 100 से मल्टीप्लाई मारूंगा, इंटू 100, अच्छा पहले ही कर लेता हूं, प्लस ये b पावर आगे आ जाती है डेल्टा y बाई y इंटू 100, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में तो नहीं ले जा सकते, इधर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, इधर वाला मिटा देते हैं, पूरा यहां पे लिखते हैं, पूरा यहां पे लिखते हैं, जगह नहीं है यहां पे, पूरा लिखते हैं। चलिए कैसे लिखेंगे, डेल्टा p बाई p इंटू 100 इक्वल्स टू a पावर आगे आ जाएगी डेल्टा x बाई x इंटू 100 प्लस b पावर आगे आ गई डेल्टा y बाई y इंटू 100 प्लस ये पावर फिर से आगे आ जाएगा डेल्टा z बाई z इंटू 100। ये क्या हो गया, ये क्या लिख दिया आपने, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिख दिया। परसेंटेज एरर, ये डेल्टा p बाई p इंटू 100 क्या है, परसेंटेज एरर इन p, ये क्या है डेल्टा x बाई x इंटू 100 क्या है, परसेंटेज एरर इन x, और डेल्टा y बाई y क्या इंटू 100 क्या है,
परसेंटेज एरर इन वाई, और डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 क्या है, परसेंटेज एरर इन जेड। क्लियर है क्या? चलिए अगर मैं आगे एक और बात कर लूं, एक और बना डिवीजन, कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल Q एक ऐसी क्वांटिटी है जो x के पावर p, x के पावर p, y के पावर c और z के पावर d डिवाइडेड बाई कुछ भी ले लो, ए पी सी डी ले लिया, तो एक्स वाई जेड भी ले लिया, एम ले लो, एम की पावर ए ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। चलो इसका अगर हमें परसेंटेज एरर लिखना है क्यू में, तो कैसे लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे, आओ देख लेते हैं भाई कैसे लिखेंगे। बस ये पूरा एरर पढ़ा रहा हूं, पूरा का पूरा एरर यहीं से आपका कंप्लीट है, इससे ज्यादा एरर में कुछ है ही नहीं भाई, कुछ नहीं है इससे ज्यादा एरर में, इतना अगर आप जानते हो एरर का सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन क्यू क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी आगे, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस ये पावर आ जाएगी बाहर सी डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 प्लस डी पावर आगे आ जाएगी डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100। अब देखो ये डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, एरर माइनस हो जाएगा, नहीं, ये गलती नहीं करना बेटा, एरर हमेशा प्लस ही होती है, माइनस कभी नहीं हो सकती है। तो पावर आगे आ गया ए डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। ये पूरा का पूरा जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी यही टोटल एरर है, इसके अलावा कुछ एरर में है ही नहीं, और मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इतने ही थ्योरी पे आपका हो गया, सब कुछ हो जाएगा भाई। अरे क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जो जानता होगा ठीक इस क्वेश्चन को सॉल्व करे, नहीं जिसको इसके रिवीजन में प्रॉब्लम है आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और जो जानता है वो आगे बढ़े, अपने क्वेश्चन को इसको सॉल्व करे और आंसर टिक करे। देखिए क्या है भैया, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, यानी डेल्टा, अगर एम से हम लोग मास को दिखाते हैं तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है बेटा, 3%। और परसेंटेज एरर इन स्पीड, अगर स्पीड को हम लोग v से डिनोट करें तो डेल्टा v बाई v इंटू 100 को कितना दिया है बेटा, 2%। अरे ठीक है क्या, व्हाट विल बी द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ, कहां नहीं दिख रहा, अरे यार आ गया देखो, अरे देखो यार क्या बच्चा वाला सवाल पूछ लिया, इक्वल टू हाफ एम ई स्क्वायर। अच्छा देखो कोई कहेगा सर हाफ हम ई स्क्वायर, अभी हम फार्मूला लिखेंगे हाफ आपको कंसीडर नहीं करेंगे, सर हाफ में भी तो एरर होगा, आप तो हाफ खा गए, स्टैंडिंग एनर्जी में तो हाफ होता है। अरे भाई ए सुन, ए इधर आ सुन, हम लोग एरर लिख रहे हैं, एरर जब लिखेंगे तो किसमें एरर लिखेंगे भाई, अरे एरर जिस चीज को मेजर करेंगे उसमें ना लिखेंगे। 1/2 को तू मेजर करेगा क्या, अरे नहीं ना, किसको मेजर करेगा, मास को मेजर करेगा, और किसको मेजर करेगा, वेलोसिटी को मेजर करेगा। 1/2 तो क्या है भाई, एक कांस्टेंट है। अरे क्लियर है क्या, कांस्टेंट को मेजर करेगा क्या, नहीं, इसलिए इसमें कोई एरर होगा क्या, नहीं। अब देखो यहां पे कांस्टेंट्स की बात आई तो मैं एक चीज और यहां पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि कांस्टेंट भी ना बेटा दो तरीके के होते हैं, एक डायमेंशनल कांस्टेंट होता है और एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या है भाई, अपने नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन डायमेंशनल कांस्टेंट भी होता है। जितने भी आप फॉर्मूले फिजिक्स में पढ़े हैं वहां पे जितने भी कांस्टेंट आए हुए हैं, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सारे के सारे जो कांस्टेंट्स हैं ये कांस्टेंट्स डायमेंशनलेस नहीं है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। और इसी पे अभी नीट में दिखाऊंगा, नीट ने क्वेश्चन पूछ दिया, यानी वो हिट कर रहा था कि क्या आप कांस्टेंट के बारे में जानते हो क्या, क्लियर है क्या। चलिए तो अगर हम लोग एरर लिखेंगे तो
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी में एरर यानी डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 इक्वल टू हाफ में तो कोई एरर होगा ना भाई, इसको थोड़ा ना मेजर किया अपन, तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स, भाई 2 पावर क्या आगे आ जाएगी ना, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। अब थोड़ा क्वेश्चन पर नजर मार लीजिए भाई, अरे नजर मार लो भाई, क्या डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना दिया भाई, डेल्टा एम बाई एम 100 कितना इसका वैल्यू आ गया 3%, डेल्टा वी बाई वी कितना दिया भाई 2%। क्लियर, आगे आंसर। तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 का आंसर क्या आ जाएगा भाई, उसको वो 3 और प्लस 2 इंटू 2 और 7% नहीं, कुछ तो गलती हो रहा है कहीं पे क्या, अरे दादा देखो 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 देखो, यहाँ पे हम लोगों ने उल्टा ले लिया भाई, इसको 2% दिया है, इसको 2% दिया है क्वेश्चन में, सॉरी, और इसको 3% दिया भाई, इसको 3% दिया है, ये 3% है और ये 2%, ठीक है, यहां पे भी सुधार कर लेंगे भाई, ठीक है। चलिए यहां पे कितना दिया हुआ है, मास में कितना दिया भाई 2% और स्पीड में कितना दिया भाई 3%, बस हो गया। देखिए क्या हो गया भाई, चलिए 2 प्लस ये 2 तो बाहर है, 2 इंटू 3 यानी 6 और 2 8, कितना हो गया भाई 8%, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो एरर आया वो कितने का आया 8% का आया, आंसर अपना क्या चला गया भाई, अरे बी चला गया। अरे क्लियर है क्या, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये देखते हैं। देखिए the time dependence of a physical quantity p is given by one of the most important concept, one of the most important concept, क्या कॉन्सेप्ट है लिखिएगा अपने कॉपी के कॉर्नर में, लिखिएगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लिखिएगा, क्या लिखेंगे भाई, ई क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2.71 होती है। अच्छा ये बताओ किसी नंबर के पावर में क्या कभी कोई फिजिकल क्वांटिटी रह सकती है क्या, रह सकती क्या, मैं आपसे बोलूं 2 की पावर 2 kg, कोई मतलब निकलेगा क्या, अरे कोई मतलब निकलेगा क्या, ऐसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 kg, इसका कोई मतलब है क्या भाई, अरे है क्या, अरे नहीं, पता नहीं क्या है यार, हो सकता है क्या कभी, नहीं, ये क्या हो सकता है 2 की पावर 2 kg हो सकता है, इसका मतलब 4 kg, इसका मतलब निकलेगा 2 की पावर 2 kg का मतलब ये 4 kg है, लेकिन इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। यहां से क्या कंक्लूजन निकला बेटा, कि यहां से जो कंक्लूजन निकला कि ई एक नंबर है और नंबर के पावर में हमेशा क्या आएगा, एक नंबर ही आ सकता है। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है, चलिए तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बना लेंगे, और क्या बना लेंगे भाई, ई के पावर में कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा, नंबर ही आएगा, यानी ई के पावर में हमेशा नंबर ही हो, और अगर नंबर है तो नंबर हमेशा क्या होगा भाई, अरे डायमेंशन लेस होगा भाई, तो जो नंबर होता है उसके अगर हम लोग डायमेंशन लिखें तो क्या होगा भाई m0 l0 t0। अरे क्लियर है क्या, अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है फटाक से आंसर निकलेगा इसका। देखो कैसे, ये पूरे एक्सप्रेशन को घूरो तो ये क्या लिखा हुआ है, P इज इक्वल्स टू पी नॉट, EXP का मतलब होता है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब बस इसको घूरो, ई को घूरो, बाकी क्या है उसके पीछे मत पड़ो, ई को जैसे ही घूरा तो ई के पावर में क्या है बेटा, अल्फा इंटू टी स्क्वायर है, यानी अल्फा इंटू टी स्क्वायर को क्या बनना पड़ेगा, नंबर बनना पड़ेगा, और अगर इसको नंबर बनना पड़ेगा तो ये क्या होगा बेटा, अरे डायमेंशन लेस होगा यार, यानी अल्फा इंटू टी स्क्वायर क्या होगा, अगर ये डायमेंशन 0 होगा तो m0 l0 t0 बनेगा। तो अगर अल्फा के डायमेंशन ही पूछ रहा है ना, हाँ डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा बेटा, अरे ये t नीचे जाएगा ना, टाइम है तो ऊपर चला जाएगा, m0 l0 t की पावर -2, आपका आंसर आपके सामने है। देखिए कितना आसान था,
अगर ये कॉन्सेप्ट आप जान रहे होते क्या आंसर चला जाएगा, बी आंसर। अरे क्लियर है क्या? इसी कॉन्सेप्ट पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। certain body weight 22.42 gram and has a measured volume of 4.7 cc, cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। the possible error in the measurement of mass and volume are, ये देखो अब ये दिया है क्या है और ये दिया है क्या है, क्वेश्चन को यहां समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इतना रिस्पेक्टिवली इतना देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी विल बी, ये कब पूछ लिया भाई, AIPMT 1991 में पूछ लिया। पीछे भी जो सारे क्वेश्चन थे वो सारे भी PYQ ही थे, ठीक है। चलिए निकालते हैं। अब थोड़ा सा गंदा सा इसका कैलकुलेशन आएगा, तो वैल्यू देख के ऐसा लग रहा है कि इसका गंदा सा कैलकुलेशन आएगा। चलिए कोई बात नहीं। अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है भाई, मास बाई वॉल्यूम होता है। हाँ भाई बात तो सही है सर आपने कहा। और कैसा है भैया, सर्टेन बॉडी मेजर्ड वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम तो दे ही रखा है। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट, हाँ ठीक है। चलिए डेंसिटी में परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 निकालना है। तो क्या होगा बेटा, डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस डेल्टा v बाई v इंटू 100। अरे ठीक है क्या? अब यहां पकड़ना पड़ता है बेटा डेल्टा m क्या है और m क्या है, कौन सी वैल्यू m की है और कौन सी वैल्यू डेल्टा m की है। अरे भाई यहां से तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं ना, डेल्टा का मतलब चेंज, यानी जो छोटी होगी जो पॉइंट्स में होगी वही वैल्यू किसकी होगी, डेल्टा की होगी, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, m की होगी। ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है क्या। लेकिन यहां पे देखिए द पॉसिबल एरर, एरर का मतलब अगर जो दो वैल्यू को हमने घटाया तो जो वैल्यू मिला वही क्या हो गया, दो मेजरमेंट के बीच में एरर आ गया, ठीक है। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम मेजरमेंट में कितने ग्राम का है भैया, 0.01, यानी डेल्टा वी का वैल्यू क्या दिया है 0.01, और डेल्टा एम का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एम क्या दिया हुआ है, मास में, सॉरी मास में 0.01 दिया है और वॉल्यूम में क्या दिया है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो आंसर आ गया। डेल्टा एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई मास की वैल्यू क्या दिया भाई 22.42 इंटू 100 प्लस डेल्टा वी कहां है भाई 0.1 डिवाइडेड बाई वी कहां है भाई 4.7 इंटू 100। ये आपका होगा डेल्टा रो बाई रो इंटू 100। अब देखिए ये कैलकुलेशन डेफिनेटली आपको परेशान करने वाली है, डेफिनेटली परेशान करने वाली है। लेकिन अगर हम लोग आंसर्स पे थोड़ा घूरे, थोड़ा नजर मारे तो थोड़ा बहुत आइडिया लगाया जा सकता है, थोड़ा बहुत आइडिया लगाया जा सकता है। मैं बता रहा हूं कैसे, आइएगा ध्यान से देखिएगा। 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, अरे 1 बन जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब इसकी जो पूरी वैल्यू बन के आएगी वो 1/22.42 बनेगी, ठीक है, प्लस 0.1 डिवाइड बाई 7, यानी ये क्या बन जाएगा बेटा 10 बन जाएगा, 10 डिवाइड बाई 4.7। अब देखना ध्यान से, 10 डिवाइडेड बाई 4.7 कितना बनेगा, अरे ये 5 होता तो ये 10 दो बार बन जाता, और इसकी वैल्यू देख रहे 1 डिवाइडेड बाई 20, भूल जाओ इसको भूल जाओ, पॉइंट के बाद की वैल्यू को भूल जाओ भाई, अबे इसको भी भूल जाओ, 1/20 ही कर लो, क्या आएगा, अरे पॉइंट के बाद ही तो आंसर आएगा। तो इसका क्या आ जाएगा 2 के अप्रोक्सीमेटली, यानी 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो जो भी 2 के आसपास आंसर है उसे मारो और आगे बढ़ो। देखो आंसर में आइए, देखिए आंसर बहुत दूर दूर है तो इसलिए आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 2%। ऐसे समय भी बचाना है, क्लियर क्या। आप चाहिए तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा होगा, लेकिन वो शायद राउंड ऑफ करके उसका आंसर 2 रिपोर्ट किए हुए हैं यहाँ पे, क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम। अरे देखो भाई, अभी जो बताया था ना पीछे जो वो टेबल बनाया था, देखो फिर से वही आ गया। और देखिए AIPMT 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या हो गया भाई, आंसर क्या जाएगा, L/R। RC L/R और √LC, इन तीनों का जो डायमेंशन होता है वो किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। यानी क्या बोल रहा है, डेल्टा R/R, यानी R को अगर हम लोग रेडियस लें तो डेल्टा R/R इंटू 100 कितना बोल रहा है बेटा, 2%। देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी क्या पूछ रहा है, डेल्टा V/V इंटू 100 की वैल्यू पूछ रहा है। अरे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्लियर क्या होता है, चल भाई क्या होता है यार देख ले, 4/3 πr³ बस इसमें एरर लिख दो, डेल्टा V/V इंटू 100 इज इक्वल टू 4/3 पाई में तो कुछ होगा नहीं, 3 टाइम डेल्टा R/R इंटू 100, और डेल्टा R/R इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 2%, यानी 2 दूनी 6, यानी आंसर आपका क्या चला गया बेटा, 6%। क्लियर क्या, देख रहे हो अभी पीछे कौन से पढ़ा गया है ना, अरे यही तो है, अरे यही तो आ रहा है। क्लियर है क्या, चलिए आगे चलते हैं। A student measure the distance travel in free fall of a body initially at rest in a given time. He used time data to estimate g, the acceleration due to gravity, if the maximum percentage error in the measurement of distance and the time is E1 and E2. Maximum percentage error in measurement of distance is E1, यानी डिस्टेंस को अगर हम लोग क्या ले लेते हैं भाई, हाइट, फ्री फॉल की बात करें हाइट ले लेते हैं, h ले लेते हैं, यानी डेल्टा H/H इंटू 100 की वैल्यू क्या दिया है, मैं भाई फ्री फॉल करा रहे हो ना, ऊपर से आ रहे फ्री फॉल करा रहे हैं, हम लोग क्या लेते हैं, हाइट को h लेते हैं, तो h का ही क्या है, डिस्टेंस ही तो है, ठीक है। तो डेल्टा H/H इंटू 100 क्या बन गया भाई, E1 बना हुआ है, और E2 क्या बना हुआ भाई, इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम डेल्टा T/T, टाइम स्मॉल t ले लिया, डेल्टा T/T इंटू 100 की वैल्यू क्या है भाई, E2 है रिस्पेक्टिवली। देन मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल ए फ्री फॉल बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन द, देन कुछ तो कट रहा है क्या, नहीं ठीक है, देन परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ g, ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में परसेंटेज एरर बताना है, इनिशियल वेलो फ्री फॉल हो रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। चलिए फर्स्ट इक्वेशन लगा लीजिए, कैसी कौन सी लगाएंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², भाई फ्री फॉल में क्या हो जाएगा, फ्री फॉल में क्या हो जाएगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी 0। चलिए S को H ले लिया मैंने, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हाफ एक्सेलेरेशन क्या है GT², बस लिख लीजिए, डेल्टा H/H इज इक्वल्स टू डेल्टा G/G प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T/T। अब देखो बच्चे ना एक गलती कर देते हैं यार, यहां पे जब वो प्लस लगा लिए ना, तो डेल्टा G/G करते समय जब इसको इधर ले आते हैं ना, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर देते हैं और एरर को माइनस कर देते हैं, कबाड़ा बना देते हैं स्टूडेंट। एक बात इसीलिए आप हमारी एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस चीज में भी एरर निकालनी हो, अगर कहीं पे भी आपको इस तरीके की दिक्कत आ रही है कि आप जल्दी में सॉल्व कर रहे हो और आपने माइनस कर दिया, मान लो पेपर का टेम्परामेंट होता है, ठीक है, तो इसके लिए आप ऐसे मत करिए, आप क्या करिए, मेरा ट्रिक एक अपनाइए कि जिस चीज में भी एरर निकालना है उसको पहले इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, उसके बाद आपसे कोई गलती होगी ही नहीं। क्लियर है क्या, तो चलो ऐसे नहीं हम लोग लिखेंगे, हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, हम लोग पहले निकालना किस में है भाई, ये अभी दिखाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन नीट ने बहुत बार पूछा हुआ है, और ये जेई का फेवरेट है चूंकि, तो इसलिए नीट भी आजकल ये सब पूछने शुरू कर दिया है, ठीक है। अब जी में निकालना है तो जी को पहले ऐसे लिख लीजिए, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2H/T², अब लिख दीजिए जी में, अब आपका आंसर कहीं गलत नहीं होगा, डेल्टा G/G इंटू 100 इज इक्वल्स टू, H में लिखो, 2 में तो होगा कोई एरर नहीं,
डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 प्लस, यहां पे प्लस कर लेते हैं, प्लस क्या कर लेते भाई, प्लस क्या होगा भाई, डेल्टा एच बाई एच प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अब देखिए सारी वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 E1 प्लस इसका वैल्यू डेल्टा टी बाई टी E2 यानी 2 टाइम्स E2। यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, E1 प्लस 2 टाइम्स E2। अरे क्लियर है क्या, ठीक है। चले नेक्स्ट, चलिए the density of material in CGS system of unit is 4 grams per centimeter cube in the system of unit in which the unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of material is, yes, इस पे भी ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए यूनिट में क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी चीज को हम मेजर कर रहे हैं तो मतलब मेजर करने से पहले की बात समझो कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है बेटा, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका यूनिट। जैसे मुझे अगर यहां पे देखते हैं थ्योरी में, अगर मुझे 10 kg रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 10 kg। तो ये 10 क्या है बेटा मैग्नीट्यूड, ये 10 क्या है मैग्नीट्यूड और kg क्या हो गया यूनिट, ठीक है। अब देखो अगर इस 10 kg को हम लोग कन्वर्ट करें तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 kg कितने ग्राम हो जाएगा, 1 kg 1000 ग्राम, तो 10 kg कितना हो जाएगा 10,000 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहां फिर से ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये यूनिट हो गई, लेकिन वैल्यू तो अभी भी क्या है बराबर है। यानी जब कभी भी मैग्नीट्यूड, यहां मैग्नीट्यूड बढ़ गया, जब कभी भी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो यूनिट क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। इसका मतलब एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी मैग्नीट्यूड और यूनिट में क्या होगा हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड को n से दिखाऊं और यूनिट को अगर u से दिखाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, अरे भाई कोई भी यूनिट आप चेंज करोगे 10 kg की वैल्यू नहीं बदल दोगे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि NU इज इक्वल्स टू हमेशा और हमेशा क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट रहेगा। और मैं आपको यकीन के साथ बता दूं ये क्वेश्चन जो है अभी इस पे ग्राफ पे क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। ग्राफ कैसे बनाएगा मैं आपको बता रहा हूं, और देखिए आपसे n और u के बीच में ग्राफ पूछ देगा, n और u, मैंने n और u का जो प्रोडक्ट है वो क्या है कांस्टेंट है। और अगर कभी भी दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट है और उसके दोनों के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, हमेशा क्या बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। या आप दूसरे शब्दों में कहिए कि दो चीजें अगर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, अब देखिए यहां हो जाएगा ना कांस्टेंट, अगर n की बात करेंगे तो n इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय u, यानी n और u क्या हो जाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर कभी भी दो चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला बनेगा। तो इनके बीच का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा याद रखेंगे, क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए यानी यहां से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं N1 U1 मस्ट बी इक्वल टू N2 U2, क्या लिख सकते N2 U2। अरे क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई क्लियर है क्या, बस हो गया ये थ्योरी, ये पूरी की पूरी थ्योरी हो गई। मैंने कहा था आपसे थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों कराऊंगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल सीजीएस सिस्टम, डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में कितना दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मैंने क्या लिखा N1 U1, और इसी के बराबर ही तो होगा N2 U2, यूनिट चेंज कर रहा है ना केवल, ठीक है। चलिए इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, एक ऐसा मैंने सिस्टम बना दिया जिसमें यहां का एक सेंटीमीटर दूसरे नए वाले सिस्टम में किसके बराबर है बेटा 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और मास किसके बराबर है, यहां का 1 ग्राम मास यहां कितना बराबर है 100 ग्राम मास के बराबर है। तो इस वाले यूनिट सिस्टम में आप बताइए कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्लियर है क्या। तो हमने मान लिया कि इसका मैग्नीट्यूड N2 होगा,
अच्छा हमको अब N2 है, मैग्नीट्यूड तो मिल गया, यूनिट लिखना है। यूनिट कैसे लिखेंगे? यहां का 1 तो यहां क्या है G 1 है, यहां का 10 G बन जाएगा। अरे मास का बात कर रहा है नहीं, 100 G मास नहीं है, 100 ग्राम मास 100 बन रहा है, तो 100 G बन जाएगा डिवाइडेड बाई यहां का एक लेंथ, यहां कितने का बन रहा है 10, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है तो क्या हो जाएगा 10 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब ग्राम कट गया, तो यहां से N2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये 1000 हुआ और ये 100, तो 2 जीरो उड़ जाएंगे। क्या आ गया आंसर? अरे क्या आंसर आ गया? सी 40। अरे क्लियर है क्या? बोल भाई। अरे किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिलता है और मिलेगा भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से वही आ गया, फिर से उसी टाइप का एरर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई? इन द एक्सप्रेशन फॉर क्वांटिटी ए बी सी डी आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर ऑफ, देखो ए में जो परसेंटेज एरर है यानी डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 किसके बराबर है भाई? 1%। डेल्टा बी है क्या भाई? हाँ, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 किसके बराबर है भाई? 2%। और डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 किसके बराबर है भाई? 3%। डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 किसके बराबर है भाई? अरे भाई बोलना, अरे 4%। तो कह रहा है कि किस में निकालिए? पी में निकालिए, और पी का फॉर्मूला क्या दे दिया? ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी डी। तो कैसे लिख लेंगे? डेल्टा पी बाई पी, परसेंटेज पूछ रहा है ना? हाँ परसेंटेज पूछ रहा है, इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये पावर आगे आ जाएगी 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। मैं तेज कर रहा हूं क्योंकि अभी इसकी पूरी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी। आप वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व करिए, बाद में मैच कराइएगा, ठीक है। 3 टाइम डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस सी की पावर डी है ना, सी इंटू डी है, प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ठीक है। चलिए सारा चीज जोड़ जाड़ दीजिए। क्या आया है? AIPMT 2013 में आया क्वेश्चन है, जोड़ जाड़ दीजिए। डेल्टा ए बाई ए को कितना दिया भाई? 1%, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ 3 हो गया। ये डेल्टा बी बाई बी कितना दिया है भाई? 2%, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ डेल्टा सी बाई सी कितना दिया है भाई? 3%, कुछ नहीं है, 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ डेल्टा डी बाई डी कितना दिया हुआ है? 4%। जोड़ दीजिए, 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14, आंसर ए। क्लियर है क्या सब लोगों का? मैच किया क्या? अरे क्लियर है। चलिए चलते आगे। चलिए फिर से देखिए, द वेलोसिटी v सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम इन सेकेंड बाय द रिलेशन हरे v at प्लस b बाई t प्लस c, द डायमेंशन ऑफ a b c r। AIPMT 2006। ये मैं आपको बता दूं, ये JEE 2024 में पूछा गया है, ये JEE 2024 में भी पूछा गया, एकदम सेम क्वेश्चन। क्लियर है क्या? चलो बहुत आसान है। कैसे भाई? देखो फिर से वही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, बस उस ट्रिक को याद रखना है। क्या? सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही दोस्ती फिजिक्स में हो सकती है। दैट्स इट। क्वेश्चन बन जाएगा V इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी। मेरा थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है क्योंकि मैंने इसके पीछे के सारी थ्योरी और सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डील कर लिया है। अब चलिए, वेलोसिटी है भाई, हाँ भाई वेलोसिटी है। तो अगर ये वेलोसिटी है और इसके बीच में ये क्या है भाई? अरे इक्वल का साइन है भाई, तो ए और टी पूरा का पूरा क्या बनेगा? अरे वेलोसिटी बनेगा यार। तो ए और टी, ए इंटू टी क्या होना चाहिए? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 डायमेंशन ही पूछ रहा है ना? हाँ, तो ए टी, ए का डायमेंशन क्या बनेगा भाई? अरे टाइम टी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, माइनस एल टी माइनस 2। अरे क्लियर है क्या? कैसे आया? नहीं समझ में आया क्या? अरे देखो ए इंटू टी, तो टी यहाँ नीचे जाएगा और फिर से जब ये टी को ऊपर ले जाओगे तो एक माइनस पावर हो जाएगी, तो टी की पावर -2। तो ए का डायमेंशन टी की पावर -2 आया। हबे देखना, ए का ही आंसर ही मैच कर रहा है यार, मजा आ गया। क्यों सॉल्व करेंगे? अरे नहीं करेंगे रे बाबा। आंसर सी, जिंगालाला। अरे क्लियर है क्या? ये भी स्मार्ट अप्रोच भी लगानी है। अगर अब ये नहीं कि पूरा का पूरा बैठ गए निकालने सबके लिए, LT -2 आया, देखा आंसर में एक ही है, मारा आगे निकल दिया। ठीक है क्या? अब किसी को है तो जाके मैच करा लेना।
जाके मैच करा लेना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस, देखिए फिर से आ गया क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैंने आपसे कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर से क्या कह रहा, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस P प्लस A बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू B थीटा बाई L। अब बच्चे देख के घबरा जाते हैं क्योंकि वो वंडरवाल इक्वेशन पढ़े रहते हैं, और वंडरवाल इक्वेशन तो कुछ और है। एक टर्म ऐसा भी दिखता हो, कहते अरे यार ये क्या आ गया, ये तो मास्टर पढ़ाया ही नहीं था, तो मास्टर नहीं बताया था। अरे भाई मास्टर बताया था, अभी सुन लो, अभी सुनो। वेयर P इज द प्रेशर, P क्या है भाई, प्रेशर है। तो अगर प्रेशर है और V इज द वॉल्यूम, थीटा इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, A B C आर कांस्टेंट, देन द डायमेंशन फार्मूला और A इज। अरे भाई सुनो, कहां पे नजर मारेंगे, अरे बोल भाई कहां पे नजर मारेंगे, अरे केवल प्लस पे नजर मारेंगे, अपना काम बन गया भाई। प्लस है, अगर ये प्रेशर है तो पूरा का पूरा A बाई वी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए भाई, अरे प्रेशर होना चाहिए यार। और अगर प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता भाई, ml माइनस 1 T माइनस 2, तो ml माइनस 1 T माइनस 2 अगर मैंने किया तो V स्क्वायर, तो A का डायमेंशन क्या बन गया बेटा, V स्क्वायर वॉल्यूम का डायमेंशन, तो ml माइनस 1 T माइनस 2, और देखो वॉल्यूम का L क्यूब और उसका स्क्वायर, यानी क्या बन गया भाई, ml 2 6 और एक माइनस हो गया, यानी ml की पावर 5 T माइनस 2। अब देखिए मैच कराइए, आंसर मैच कराइए, ml की पावर 5 T माइनस 2, आंसर ए, जिंगल वाला आंसर आ गया। अरे बोल भाई क्लियर है क्या, अरे आगे बढ़े क्या, चलो बढ़ते भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यस सॉरी डायमेंशनलेस नहीं, डायमेंशनल। अभी आपको मैंने बताया था, अभी जस्ट बताया था, दो तरीके के कांस्टेंट होते हैं, डायमेंशनलेस और डायमेंशनल। अब बात करते हैं यहां पे, देखो पहला ही देखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अरे यूनिट होती है कि नहीं होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, होती है ना। अगर यूनिट होगा तो क्या होगा भाई, अरे डायमेंशन भी होगा। दो चीज की यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, बस दो ही चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं वो, एंगल, मतलब प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। नोट कर लेंगे कहीं पे भी, यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। किसका किसका, प्लेन एंगल का और सॉलिड एंगल का। क्लियर है क्या, प्लेन एंगल का रेडियंस एसआई यूनिट और उसका स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का। क्लियर है क्या। उसके अलावा देखो इसका यूनिट है, अगर यूनिट है तो डायमेंशन है, आगे मारा आगे बढ़ गया, बाकी चीजों के बाद आप जानते हैं। ठीक है क्या, अरे क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द मास लेंथ ऑफ इट्स साइड इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ। मास में कितना दिया बेटा, डेल्टा m बाई एम, क्या दिया, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जाए हम लोग क्योंकि थ्योरी पढ़ ली है। डेल्टा m बाई एम इंटू 100, मास में कितना बोल दिया भाई, 3% का बोल दिया। और क्या बोल दिया भाई, लेंथ में डेल्टा l बाई एल ले लेते हैं, डेल्टा l बाई एल इंटू 100 कितना बोल दिया भाई, 2%। रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता भाई, अरे मास भाई वॉल्यूम होता भाई, ठीक है। और वॉल्यूम क्या दे रहा है, क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कैसे लिखोगे, m बाई वॉल्यूम l क्यूब, बस हो गया, आ गया आंसर। डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल टू क्या बना भाई, अरे डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा l बाई l इंटू 100। देखिए आप सभी लोग हमारे साथ वीडियो पॉज कर लीजिए और पॉज करके अपना सॉल्व करिए और उसके बाद मैच कराइए। आपका हुआ क्या, साथ साथ में ही सब चीज करते चलेंगे, टाइम नहीं है अपने पास, टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। क्लियर है क्या, तो साथ में ही करेंगे और आंसर मैच कराएंगे, ठीक है क्या, ठीक है क्या। चलिए
डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना दिया है भाई वैल्यू 3%, प्लस डेल्टा एल बाई एल कितना भाई 2, और ये 3 पहले से ही है तो 3 6 9 9%। क्लियर है क्या? कहां है भाई आंसर? डी। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ आर सी, अरे देखो भाई, अरे तीसरे टाइम रिपीट होके आ रहा है। क्लियर है क्या? क्या होगा भाई? टाइम बता दिया मैंने, बात करना ही नहीं है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 फिर से उसी तरीके का क्या, द एक्सप्रेशन परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी डी आर। ए में कितना है भाई? डेल्टा ए बाई ए। क्वेश्चन जो दिया है मैं बस वही डेटा गिवन देख रहा हूं, 1%। ठीक है, डेल्टा बी बाई बी। अब देखिए रिपीटेशन हो रहा है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी का वैल्यू कितना है भाई? अरे कितना है? 2% है भाई। और डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 कितना वैल्यू? 3%। और डेल्टा डी बाई डी, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, 4% दिया हुआ। ठीक है, एक्स कोई एक क्वांटिटी दी हुई है तो एक्स क्या है? ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई सी की पावर 1/3 इंटू डी की पावर 3। अब बस एक्स में परसेंटेज एरर आपको बताना है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 वैल्यू कितनी बनेगी? पावर आगे आ जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/3, पावर 1/3 है ना, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 और प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। चलिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा ए बाई ए 1 यानी 2 इंटू 1 2 हो गया। डेल्टा बी बाई बी 2%, यहां हाफ है तो कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। डेल्टा सी बाई सी 3%, 1/3 है फिर से कट जाएगा 1 बच जाएगा। डेल्टा डी बाई डी यानी 4% है और आगे ऑलरेडी 3 है तो 4 तिहाई 12% हो गया। तो ये कितना? 2 1 3 1 4 और 12 16%। अरे क्लियर है क्या भाई? बोलना बोलना, आंसर बी। अरे क्लियर है क्या? हो गया? अरे ऐसे ही होगा यार, है ना, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन अपने से भी सॉल्व करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है क्या? चलो भाई अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन? टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिवन द फॉलोइंग रीडिंग्स 1.25 सेकेंड, 1.24 सेकेंड, 1.27 सेकेंड, 1.21 सेकेंड एंड 1.28 सेकेंड। What is the percentage relative error of the observation? यार मैं एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अबे इवन ये भी कहें तो टफेस्ट भी है ये। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस वही सॉल्व कर पाएगा जिसको पूरी की पूरी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी। किसकी? टाइम पीरियड के एक्सपेरिमेंट की। अब मैं एक कहानी सुनाऊंगा और उसी से पूरी की पूरी थ्योरी लिंक कर दूंगा। बस 2 मिनट मेरी कहानी चुपचाप सुन लीजिएगा और उसके बाद मैं इसकी पूरी थ्योरी समअप करूंगा और आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड देखने को मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, चलिए कहानी मैं सुनाता हूं, आराम से सुनिएगा। क्या है कि चलो मान लिया आप एज्यूम करो कि आप टाइम पीरियड का एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल में परफॉर्म कर रहे हो। सिंपल सा एज्यूम करो। टाइम पीरियड कैसे? सिंपल पेंडुलम से आप टाइम पीरियड निकाल रहे हो, सिंपल पेंडुलम का। अब बात आती है कि अब जब आप लैब में हो तो आपको सारा इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया है और आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो आप कितनी रीडिंग लोगे? क्या एक रीडिंग लेके बता दोगे मास्टर को कि सर ये टाइम टेबल आ गया, अरे सॉरी टाइम टेबल कह रहे हैं, ये टाइम आ गया, क्या ऐसे बता दोगे क्या? अरे नहीं भाई, ये नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो आप टाइम कैलकुलेट किए हैं टाइम पीरियड उस पेंडुलम का, हो सकता है कि जब आप कर रहे हो उसी समय हवा चल गई हो, तो वो टाइम पीरियड क्या आ गया होगा? क्या एक्यूरेट आया होगा? क्या नहीं आया होगा। ये भी हो सकता है
कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसी समय आपका दोस्त कुछ आपके साथ बदमाशी भी कर दिया हो। यानी अननोन सोर्स के द्वारा ये पॉसिबिलिटीज है कि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि वो जो आप टाइम निकाले हो, टाइम पीरियड की वैल्यू आप निकाले हो, वो एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं होगा। इसलिए ऐसे जो रैंडम एरर हैं उनके एरर को मिनिमाइज करने के लिए ही हम लोग एक से ज्यादा बार रीडिंग लेते हैं और उसकी मीन वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि आप गए और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और आपने 5 रीडिंग ली, 5 रीडिंग ले ली और आप टाइम जो है नोट करते चले गए, जैसा कि मान लीजिए यही आपका आंसर आया है। मतलब T1 पहले बार आपने परफॉर्म किया, T1 की वैल्यू 1.25 आई, दूसरी बार 1.24 आई, ऐसे ऐसे करते करते ये आई हुई है। ठीक है, चलिए, तो आपको T1, T2, T3 की वैल्यू मिल गई, 5 टाइम पीरियड आपको मिल गए। अब ये हमको बताइए, मास्टर आया, ओ भाई, अरे बोल भाई तेरा टाइम पीरियड कितना आया? तो आपके पास कितनी वैल्यू है भाई? अरे 5 वैल्यू है, कौन सी वाली बताओगे? कौन सी वाली बताओगे? तो आप बोलोगे मास्टर से, सर पहले बात तो सही क्वेश्चन पूछा करिए, आप ये पूछिए कि मीन टाइम पीरियड कितना आया, तो मैं बता सकता हूं, अभी मैं तो टाइम पीरियड नहीं बता पाऊंगा। अरे क्लियर है क्या? तो आप क्या करोगे? मास्टर का अच्छा ठीक है भाई, टाइम पीरियड बता दे और मीन निकाल के बता दे, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज हैं, तो आप जो वैल्यू आपको एक रिपोर्ट करनी है तो आपको डेफिनेटली जो है आपको मीन निकाल के रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मीन वैल्यू इस टाइम पीरियड की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी टी मीन वैल्यू कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो मीन वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और वो कैसे करेंगे भाई? सारे टाइम को जोड़ के डिवाइड बाय उसके कितने नंबर बार किया है, 1.25, 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 डिवाइडेड बाई 5 है ना, 1 2 3 4 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसी को टी से डिनोट करेंगे भी। कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेट करिएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.25 सेकेंड आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब मास्टर आया, ठीक है, फिर से मास्टर घूमते घामते आया, क्या ये बताओ क्या तुम्हारे मेजरमेंट में कोई एरर है? तो आप क्या आंसर दोगे? सर एरर नहीं है। अरे एरर नहीं होता तो एक से ज्यादा बार क्यों ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते? तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर एरर है। उसने कहा कितना एरर है तुम्हारे मेजरमेंट में? तो आप क्या बोलोगे कि भाई एरर निकाल, ये तो मीन वैल्यू आ गई, अब इस मीन वैल्यू से पहला वाला भी डेविएट कर रहा है, दूसरा वाला भी कर रहा है, तीसरा चौथा पांचवा सारी वैल्यू डेविएट कर रही है, तो हर एक रीडिंग में हमारा एरर आया हुआ है। तो अब क्या आप कैलकुलेट करोगे? एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लोगे कि भाई हर एब्सोल्यूट का मतलब हर एक रीडिंग में कितना एरर आया। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लोगे, डेल्टा टी। अब ये कैसे आएगा बेटा? जो मीन वैल्यू है 1.25 उसमें से पहली रीडिंग घटाओगे तो पहले वाले का आएगा, जो भी वैल्यू आएगा डेल्टा T1 बोल दीजिए। ऐसे ही डेल्टा T2 निकालोगे तो मीन वैल्यू में से दूसरी वाली को माइनस कर दो, कोई भी जो भी आपका आंसर आ रहा हो। ऐसे डेल्टा T3 निकालोगे तो मीन वैल्यू में से 1.25 में से तीसरी वाली निकाल दो, जो भी आंसर आएगा। ठीक है क्या? इसको रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद डेल्टा T3 निकालोगे, T4 निकालोगे, यानी 1.25 माइनस 1.21 जो भी आंसर आएगा। डेल्टा T5 निकालोगे, 1.25 माइनस 1.28। अच्छा, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर अभी कुछ जगह तो पॉजिटिव आएगा, कुछ जगह निगेटिव आएगा। हाँ भाई आएगा, लेकिन यार मैंने शुरू में ही कहा था एरर कभी भी निगेटिव नहीं होती है। इसलिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यहां चुपचाप मॉड लगा लीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो चुपचाप मॉड लगा लीजिए यहां पे। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है मॉड लगा लीजिए। मॉड का मतलब क्या हो गया भाई?
हमें पॉजिटिव वैल्यू रिपोर्ट करनी है। क्लियर है क्या? अब फिर से मास्टर घूमते घामते आ गया, आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि भाई ये एरर तो आ गया, टोटल एरर तुम्हारे जो है एक्सपेरिमेंट में कितना है? तो आपके पास तो 5 एरर आया हुआ है यार, 5 एरर में से कौन सा वाला एरर बताओगे? फिर से आप क्या निकालोगे? मीन निकालोगे। और किसका मीन निकालोगे? ये जो एब्सोल्यूट एरर आया है, यानी आप क्या निकालोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। तो क्या करोगे भाई? डेल्टा T1 मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T निकालोगे, तो आप क्या करोगे? डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइडेड बाई 5। आप करोगे, एक वैल्यू निकालोगे, तो ये किसकी वैल्यू बात आ गई? डेल्टा T की वैल्यू आ गई। यहां से सारा निकाल दी चुके हो और ये निकाल के यहां पे डाल दोगे तो डेल्टा T आ गया। अब देखिए डेल्टा T आ चुका है और T मीन आ चुका है। ये क्या, डेल्टा T को क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर आ चुका है। आपसे पूछ क्या रहा है? परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होता है? डेल्टा T बाई T। किसी भी क्वांटिटी में अगर रिलेटिव एरर निकालना है तो उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर बोलते हैं। तो अगर आपसे रिलेटिव एरर पूछ दिया, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, रिलेटिव एरर पूछ दिया तो आप कैसे निकाल दोगे भाई? सबकी वैल्यू अभी देख लेते हैं कितनी कितनी आएगी, क्या आएगी। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा बहुत। तो रिलेटिव एरर की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेल्टा T बाई T इंटू 100 कर लीजिएगा। डेल्टा T बाई T इंटू 100। डेल्टा T की यहां से वैल्यू आएगी और T की वैल्यू अभी हम लोगों ने 1.25 निकाली ही है। क्लियर है क्या? ठीक है। निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? अरे वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब अगर मैं बात करूं यहां पे तो डेल्टा T1 क्या 1.25 जीरो आ जाएगा, जीरो, और यहां पे क्या आ जाएगा 0.01, और यहां पे डेल्टा T3 क्या आएगा भाई 0.03 और प्लस 21 है ना तो 0.04, और यहां क्या आ जाएगा भाई 28 है ना तो 0.03 डिवाइडेड बाई 5। ये सब करने के बाद मिल मिला के डेल्टा T का वैल्यू क्या आ रहा होगा? क्या आएगा? 0.1, 2, 3, 1, 4, 4, 3, 7, 7, 3, अरे हो गया भाई, देखो 7, 3, 10, यानी पॉइंट, ये 10 है तो एक पॉइंट इधर भाग जाएगा, यानी 0.10 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या बचेगा 0.02। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? डेल्टा T की वैल्यू आई। अभी ये किसकी वैल्यू आई? डेल्टा T की वैल्यू आई। ठीक है, चलिए डेल्टा T की वैल्यू आ गई तो डेल्टा T बाई T इंटू 100 कर लीजिए, तो कितना आया भाई? डेल्टा T 0.02 डिवाइड बाई डेल्टा T 1.25 इंटू 100, कितना परसेंट आ गया भाई? 100 से करेंगे 2 डिवाइड बाई 1.25, तो 1.25 करेंगे तो भाई डेफिनेटली 1.25 है तो एक से कम ही आंसर आना चाहिए, यानी सॉरी 2 से कम। देखो 1.25 है ना, केवल 1 होता और 2 यहां बन रहा होता तो 2 आंसर होता, लेकिन 1.25 है तो डेफिनेटली किससे कम होगा? 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा। एक ही आंसर अपने आंसर में है, मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। अरे समझ में आया क्या? ये देखो इस क्वेश्चन में हमको टाइम लगा है क्योंकि पूरी थ्योरी एक्सप्लेन किया हूं, इसमें कंप्लीट थ्योरी है ये एरर की, इससे ज्यादा कोई थ्योरी नहीं होती है। ठीक है क्या? चलेंगे आगे, चलेंगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ये देखो यार, एक बात याद आप लोग रखना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप लोग कभी डायमेंशनल एनालिसिस से मत चले जाना। प्रॉब्लम क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस से यार, कि अब इसका पूरा फॉर्मूला लिखोगे, उसके पावर लिखोगे, इक्वेट करोगे, इक्वेशन बनाओगे, और उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शन मेथड से जाइए,
मैच कराइए, जो आंसर मैच करे वही आपका क्या होगा भाई, अरे आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द force F acceleration a and time t are chosen as fundamental physical quantity, the dimension of energy, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है भैया, अब सभी लोग याद करेंगे एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का अगर डायमेंशन की हम लोग बात करें तो क्या होता है भैया, ml2 t-2, अरे वर्क यही तो है। ठीक है, ml2 t-2, और फोर्स का क्या होता है भैया, फोर्स का डायमेंशन ml t-1, 2 होगा ना, हाँ ठीक है, ml t-2। ठीक है, चलिए फोर्स का डायमेंशन मिल गया। अब करना क्या है यार, कुछ नहीं करना है, एक एक ऑप्शन में ये सारे डायमेंशन, और क्या दिया हुआ, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन का भाई डायमेंशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, अबे मॉड नहीं है, डायमेंशन लिखा हूं मैं। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी LT-2। ठीक है, अब सारी वैल्यू रख लीजिए, जिसका एनर्जी से मैच कर जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन में फोर्स है तो रखते हैं फोर्स, यानी ml-2, ml-t-2, इससे मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ए क्या है भाई, एक्सेलरेशन है, LT-2, उसके बाद क्या है भैया, टी तो क्या दिया हुआ, टाइम ही है। चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा भाग कर लीजिए। तो हमें क्या चाहिए भाई, मास तो चाहिए, तो मास यहाँ पे भी है, चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी मास आ रहा है, यहाँ L के पावर 2 चाहिए, यहाँ L कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई 1L 2L, चलिए भाई L2 भी आ गया। टाइम की अगर बात करें तो यहाँ -2 है, -2 -4 हो जाएगा, -3 आ गया। क्या ये एनर्जी के डायमेंशन से मैच कर रहा है क्या, नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है क्या, चलिए दूसरे, आप फर्स्ट ऑप्शन को चेक किया, सेकंड ऑप्शन को चेक कर लीजिए, फोर्स यानी mlt-2 फोर्स, और उसमें एक्सेलरेशन LT-2 और उसमें से t²। चलिए कैलकुलेट करते हैं भाई, m तो है ही, L2 है, t की पावर -2, एक कट गया, मरमरा गया, और यहाँ -2, देखिए जिंगा लाला, अरे मैच कर गया, यही एनर्जी का डायमेंशन, आंसर क्या आ गया, बी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा और हमेशा कभी डायमेंशनल फार्मूला डेरिवेशन में नहीं जाने का, अगर आप वहां गए तो आप फंसोगे, इक्वेशन बनाओगे, और डेफिनेटली इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि एग्जाम का टेम्परामेंट है वो। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन भाई, क्या है क्वेश्चन, और ऐसे अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया, ऐसे बहुत सारे PYQ दिए हुए हैं, एक मैंने आपको ये सॉल्व किया, और ऐसे ही सारे के सारे हैं, आप लोग कहेंगे तो वो सारे भी मैं एक ही अगले वीडियो में बना के दे दूंगा। ठीक है, लेकिन एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए देखिए, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, अब दिया हुआ है, फॉर्मूला खुद ही दे दिया, जी इक्वल टू क्या दिया भाई, 4π² L, अरे भाई ऊपर L है भाई, L ऊपर है भाई, 4π² L/t²। किसमें पूछ रहा है, टाइम को क्या दिया हुआ, देखो बस इंपॉर्टेंट इतना ही है, जी में ही तो पूछ रहा है ना, मतलब जी, तो डेल्टा G/G क्या हो गया भाई, बस इतना लिख लो जल्दी से। परसेंटेज में पूछ रहा है क्या, अरे बोल भाई, हाँ परसेंटेज पूछ रहा, परसेंटेज कर लेंगे, चल भाई क्या कर लेंगे, 4π² आएंगे ना, डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T/T इंटू 100। अरे चल भाई, डेल्टा L/L की वैल्यू, डेल्टा L क्या है, डेल्टा L ये वाला क्या है, डेल्टा L है, और L क्या है, ये जो 10 दिया हुआ है ये क्या है, L है, और डेल्टा T कौन है, 1 ये क्या है, डेल्टा T है, और T कौन है, 100 है। इसमें वैल्यू डाल दीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा जो भी आ रहा होगा। अरे क्लियर है क्या, वैल्यू डालेंगे आंसर पाएंगे, क्लियर है क्या, अरे बोल भाई चलेगा, आगे चलें क्या, चलो आगे चलते हैं। एकदम सेम क्वेश्चन प्रीवियस जैसा हम लोगों ने किया, नीट 2023 में पहला वाला किस तक कब पूछा था भाई, नीट 2021 में पूछा था ये, और ये वाला कब पूछ दिया भाई, नीट 2023 में। देखिए सेम क्वेश्चन है,
क्या है, अ मेटल वायर हैज अप्रोक्सीमेटली सेम है, मेटल वायर मास ये दिया हुआ है, रेडियस ये दिया हुआ है, लेंथ ये दिया हुआ है, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी, डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी फॉर्मूला बस आना चाहिए, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और क्या है भाई ये मेटल वायर और उसका क्या दिया है रेडियस, इसका मतलब जो मेटल की वायर है वो कैसी है सिलिंड्रिकल, 2 डायमेंशनल लेना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल, इवन कहे तो मतलब सॉरी 3 डायमेंशनल लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर रेडियस उसने दे दिया इसका मतलब इसको कंसीडर करना पड़ेगा। अरे क्लियर है क्या, अरे बोल भाई, ठीक है चलो। तो वॉल्यूम इसका लिखते कैसे भाई, मास डिवाइड बाय कैसे वॉल्यूम लिखते हैं, रेडियस ये वाली पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो पाई आर स्क्वायर और इसका लेंथ एल, बस रो का फॉर्मूला बन गया। तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 क्या बन गया भाई, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, अरे पाई में तो आएगा नहीं, आर स्क्वायर 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, आप वैल्यू डाल दीजिए आंसर पाइए। चीजें क्या है मैं बता दे रहा हूं, डेल्टा एम क्या है बेटा, ये आपकी क्या है वैल्यू डेल्टा एम है, ये वैल्यू आपकी क्या है एम है, रेडियस में ये क्या है डेल्टा आर है और ये वैल्यू क्या है आर है, लेंथ में ये आपकी वैल्यू क्या है डेल्टा एल है और ये वैल्यू आपकी क्या है लेंथ है ना, हाँ एल है। अब देखिए सारी वैल्यू आपके पास है, इसमें डाल दीजिए, जो भी आंसर आ रहा है उसको टिक कर लीजिए। देखिए पिछले जैसा है कि नहीं है, केवल सिलेंडर का वॉल्यूम जानना था रे बाबा, अरे क्लियर है क्या, चलो अगला चलते हैं। क्या दिया भाई, हाँ हाँ देखो, अब फोर्स डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू, देखो अल्फा बीटा दिया क्या, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, देखो रिपीट किया, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था एकदम सेम रिपीट किया, यही क्वेश्चन था ना हम लोगों का अप्रोक्सीमेटली, एफ इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, लेकिन वहां पे फोर्स नहीं दिया था, डिस्टेंस दिया हुआ था, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बी टी एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम टी, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, अल्फा टी बाई बीटा, ये सारी चीजें ऑप्शन में दी हुई है। मतलब ये कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, तो भाई यहां पे देखो टी का डायमेंशन को पता है, अल्फा बीटा नहीं पता है, टी पता है अल्फा बीटा नहीं पता है, अल्फा बीटा नहीं पता है, अल्फा बीटा नहीं पता है, टी पता है, यानी एग्जैक्टली ये निकलवाना क्या चाह रहा है भाई, अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकलवाना चाह रहा है। चलो निकाल देते हैं, अगर इधर फोर्स है तो इधर भी क्या होना चाहिए भाई, अरे फोर्स होना चाहिए यार, अरे बोलिए, ठीक है। तो अल्फा इंटू टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस, क्लियर है क्या, चलिए तो अल्फा का डायमेंशन क्या बन जाएगा बेटा, टी नीचे ले आ दीजिए तो क्या बन गया, अरे मास तो ऐसे ही रह जाएगा, टाइम एक नीचे आ जाएगा तो 2 मतलब ये टाइम 2 स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या बन गया -4 बन गया, अल्फा ये बन गया। अरे क्लियर है क्या, किसी को इसमें भी दिक्कत है क्या, नहीं भाई। चलो अब देखो अगर ये इक्वल टू के साइन के बराबर, ये भी क्या बनना था फोर्स, अगर ये फोर्स है तो प्लस लगा हुआ है तो बीटा इंटू टी भी क्या होना चाहिए भाई, अरे फोर्स होना चाहिए यार, ठीक है, यानी ये भी क्या होना चाहिए एम एल टी माइनस 2 होना चाहिए, तो बीटा का अगर डायमेंशन करेंगे तो टी इधर गया, एम एल टी माइनस 3 आ गया। अरे बोलिए भाई, चलिए अब इसके बाद क्या ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करिए, अल्फा का डायमेंशन रखिए एम एल टी माइनस 4 अल्फा इंटू टी, यानी एक और टी जोड़ लीजिए, डिवाइडेड बाई बीटा एम एल टी माइनस 3, तो एम एल से एम एल गया, यहां टी की पावर, यह देखो एक पावर प्लस है -3, तो ये भी क्या हो गया गया, यानी ये क्या बन गया m0 l0 t0, अरे झिंगालाला आंसर आ गया, पहला ही आंसर आ गया। अरे बोल भाई क्लियर है क्या, अरे देखा कितना क्वेश्चन पूछता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, अरे क्लियर है क्या, चले आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते। अरे देखो सेम फिर से पूछ लिया एरर पे, देखो अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन A B C D एज फॉलोज, P इज इक्वल्स टू,
मैं बस इक्वेशन लिख दे रहा हूं, आप लिख लेना। P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी अंडर रूट डी। ठीक है, ए बी सी, ऐसा क्वेश्चन हम लोग 2 बार कर चुके, तीसरा आ गया। ए बी सी डी में दिया है, देन द परसेंटेज एरर इन पी इन परसेंट। देखिए नीट 2025 में फिर से पूछ दिया, कितना इंपॉर्टेंट है देख रहा, लगातार पूछ रहा है। क्लियर है क्या? लगातार 24-23 में नीट में भी पूछा, 24 में भी पूछा, 25 में भी पूछा, पीछे जाओगे वहां से भी एरर से पूछेगा। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है एरर? ठीक, तो मैं बस इक्वेशन लिख के छोड़ दे रहा हूं, आपको पता ही है डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाए 3 टाइम डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, और सबकी वैल्यू दिया हुआ है, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस सी, सॉरी डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस अंडर रूट का मतलब पावर 1 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब सबकी वैल्यू दिया हुआ है भाई, सबकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 3 2, इसमें 1 दिया हुआ है तो ये 3 बन जाएगा, इसमें 3 दिया हुआ है तो ये 6 बन जाएगा, इसमें फिर से 2 दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ तो कुछ नहीं है तो 2 ही बन जाएगा, और इसमें फिर से 4 दिया हुआ तो 1/2 है तो 2 बन जाएगा। 6 3 9 2 11 2 13, कितना आ गया भाई 13%। अरे बोल भाई क्लियर है क्या? आंसर सी। अरे क्लियर है क्या? अरे बोल भाई। चले चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन ये देखो, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी इफ लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड। ध्यान देंगे क्या दे रहा है, 6 मिनट 40 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम सन, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन न्यू यूनिट एज। ठीक है, क्लियर है क्या? अरे 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 भाई, अरे ये तो यही है, अभी जो कैंसिल हुआ उसी में आया है। अरे क्लियर है क्या? इसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखो अगर कितना आसान है भाई, क्या बोला, कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी, यानी स्पीड ऑफ लाइट को क्या ले लिया उसने, c इज इक्वल टू क्या ले लिया 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, देखिए कितना क्वेश्चन पूछा, इफ लाइट टेक 6 मिनट 40 सेकेंड, टाइम कितना दिया है, टाइम कितना दिया भाई, टाइम 6 मिनट, सेकंड में बदल लीजिए 6 मिनट, 6 मिनट को बन ले 60 प्लस 40 मिनट, कितना करेंगे, कितना आएगा, अच्छा 360 और 40 400 सेकेंड, 400 सेकेंड लगा उसको टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। अरे भाई क्या पूछ लिया यार, अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड यूनिटी लेना है, टाइम 400 सेकेंड हो गया 400 यूनिट, डिस्टेंस आ गई नई यूनिट में, जो डिस्टेंस आई वो कितनी आ गई भाई 400 यूनिट, डी आंसर। अरे क्लियर क्या? ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मैं सीरीज लेके आपको आया था, ये यूनिट एंड डायमेंशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे वो मैं लेके आया था आप लोगों को, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लेके आया था। देखिए इसमें अभी एक टाइप के क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो पूछता है कि इसका यूनिट क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से दो डायमेंशन, दो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होगी, इसमें से कौन सा डिफरेंट होगा, इस तरीके का जो क्वेश्चन जो प्योरली डायमेंशन पे आधारित होता है वो टाइप का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन कम आता है, यहां से ज्यादा आता है। अरे क्लियर है क्या? ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस भी हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर वो वाला भी मुझे करना है, तो अगले वीडियोस में अगली बार जब भी हम आपसे मिलेंगे हम आपको वो क्वेश्चंस की भी सीरीज जो है आपको दे देंगे, जो कि यार बच्चों का है, एकदम से डायमेंशन बताना भाई। अब ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्वेश्चन लेकर आया, क्वेश्चन पूछा हुआ, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, स्टीफन कांस्टेंट का क्या होगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। अरे भाई ये क्वेश्चन जो आपको खुद को निकालना भी पड़ेगा, डायमेंशन वो याद भी करनी पड़ेंगी, या तो आपको फार्मूला याद हो तो वो डायमेंशन आप निकाल लोगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डेफिनेटली अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में वो वाले भी क्वेश्चन हम ला देंगे, कंप्लीट क्वेश्चन हम ले आ देंगे। अरे क्लियर है क्या? ठीक है, ओके ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।